मारिउपोल के अंदर सैकड़ों सैनिकों के सरेंडर करवाने का दावा किया है और बताया गया कि रूस ने ऐसे कुछ वीडियो का प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया है, जिसके जवाब में ज़ेलेंस्की ने भी वीडियो जारी कर दिया। रूस का दावा है कि उसने मारिउपोल के अंदर यूक्रेन के करीब 1000 सैनिकों का सरेंडर करवाया है। जब रूस ने इस वीडियो को एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल किया, तो जवाब में ज़ेलेंस्की ने एक दूसरा वीडियो रिलीज किया। इस वीडियो में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के उन बहादुर जनरलों का सम्मान किया जिन्होंने यूक्रेन के अंदर रूस के सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन मारिउपोल में यूक्रेन के सैनिकों के सरेंडर के बावजूद भी हजारों की संख्या में ज़ेलेंस्की के लड़ाके मौजूद हैं। अब मुश्किल यही है कि अगर इन लड़ाकों ने शहर के अंदर घुस रहे रूसी सैनिकों पर छापामार हमले शुरू कर दिए, तो कीव की तरह मारिउपोल भी रूस के हाथ से फिसल जाएगा। हालांकि रूस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अब भी ज़ेलेंस्की के लड़ाके मारिउपोल के अंदर सरेंडर कर रहे हैं। В ходе освобождения Мариуполя сдались уже 1464 украинских военнослужащих. Количество сдающихся ежедневно увеличивается, в том числе и сбежавших с территории Азовстали. По их свидетельствам, общая численность укрывшихся на Азовстали украинских военнослужащих, нацистов и иностранных наемников не превышает 2,5 тысяч. आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिनमें अज़ोवस्टल क्षेत्र के भागे हुए यूक्रेनी भी शामिल हैं। यूक्रेन इस लड़ाई को बहुत चालाकी से लड़ रहा है। दरअसल छापामार लड़ाई के जरिए ही यूक्रेन ने कीव से रूस को पीछे धकेल दिया। यूक्रेन के ड्रोन्स की थर्मल इमेज की वजह से ही रूस के टैंकों और सैनिकों का काफिला बेहद आसानी से यूक्रेन की जैवलिन मिसाइलों की रेंज में आ रहा है। ऐसी स्थिति में रूस के सैनिक अपना काफिला यूक्रेन के शहरों के मुख्य मार्ग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ड्रोन से बचने के लिए रूस के सैनिक अपना काफिला जंगलों और दूसरे जमीनी रास्तों से निकाल रहे हैं। टैंकों और तोपखानों के लिए कंक्रीट की सड़क पर मूव करना आसान होता है, लेकिन जंगल और कच्ची जमीन पर टैंक और तोपखानों के पहिए धंस जाते हैं और काफिले की गति धीमी हो जाती है, जिस पर घात लगाकर यूक्रेन के सैनिक छापा मार हमला कर देते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन को हराने के लिए पुतिन को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। छापामार युद्ध के अलावा ज़ेलेंस्की हर दिन सामने आकर दुनिया से अपील कर रहे हैं कि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा राहत सामग्री और मदद पहुंचाई जाए। Скажу чесно, довіри до російських перемовників щодо Маріуполя, чесно, немає. Ми домовлялися, що буде у нас гуманітарний коридор, і посередником виступала Туреччина і особисто президент Ердоган. Ми домовлялися, що він може забрати через Бердянськ, забрати наших поранених, які в Маріуполі. Поранених і чесно, і вбитих. І точно тих, хто місцеві люди, цивільні люди, і перш за все жінок та дітей. Там є зовсім маленькі діти. जिस तरह छापामार लड़ाई करके ज़ेलेंस्की ने कीव को फतह कर लिया, वैसे ही मारिउपोल भी हाथ से ना निकल जाए। क्या है ज़ेलेंस्की की ये हिट एंड रन वाली पॉलिसी जिसकी वजह से पुतिन परेशान है, और क्या है इस वक्त यूक्रेन में जंग की ताजा स्थिति, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। अगर ज़ेलेंस्की मारिउपोल हार जाते हैं, तो ये रूस के लिए इस युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, क्योंकि मारिउपोल डॉनबास का मुख्य बंदरगाह है। रूस मारिउपोल का पूरा इलाका अलगाववादियों को सौंपना चाहते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव जीतने का पुतिन का सपना पूरा नहीं हो सका, लिहाजा वो डोनबास इलाके की लड़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए पुतिन ने बेलारूस के जरिए डोनबास तक हथियारों की सप्लाई का एक नया रास्ता खोल दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी लगातार पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बेलारूस पर भी आरोप लगाया है कि वो अपनी जमीन से यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस को हथियारों की सप्लाई लाइन दे रहा है। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी सैनिकों ने बेलारूस की सीमा पर भी युद्ध के लिए हथियारों को तैनात करना शुरू कर दिया है।
रूसी तोपखाने यहां से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला करना जारी रखे हुए हैं। रूस अपनी नई आक्रमण नीति में बेलारूस को मोहरा बना रहा है। नेटो की तरफ से जासूसी करने वाले विमानों ने जो खुफिया जानकारी इकट्ठा की है, उसके मुताबिक यूक्रेन पर हवाई हमलों के लिए बेलारूस का उपयोग स्प्रिंग बोर्ड की तरह किया गया है। और जेलेंस्की को भी इस बात की जानकारी है, लेकिन जेलेंस्की का पलटवार भी जारी है। यूक्रेन की सेना की तरफ से यह दावा किया गया कि उसने बेलारूस से अपने क्षेत्र की ओर दागी गई कई मिसाइलों को मार गिराया है। दूसरी तरफ रूस ने भी यूक्रेन पर बहुत सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन की सरकार ने 63 देशों के 6,824 विदेशी भाड़े के सैनिकों को यूक्रेन बुलाया है। यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे भाड़े के सैनिकों में से अधिकांश पोलैंड के हैं। पोलैंड के 1,717 सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। रूस का आरोप है कि अमेरिका के भी लगभग 1,500 सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। रूस का दावा है कि उसने अब तक 1,035 विदेशी भाड़े के सैनिकों को मार गिराया है, लेकिन अब भी यूक्रेन की तरफ से 4,877 भाड़े के विदेशी सैनिक लड़ रहे हैं। ये लड़ाई किस तरह से विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है, ये इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि इटली ने रूस को अपने बंदरगाह पर जहाज खड़ा करने से मना कर दिया है। यूरोपियन यूनियन से मिले निर्देश के बाद इटली ने रूस से स्पष्ट कह दिया है कि अब उसके जंगी जहाज इटली के बंदरगाह पे खड़े नहीं हो सकते। यही नहीं, इटली ने यह भी कहा है कि जितने भी जहाज रूस के इटली के बंदरगाहों पर खड़े हैं, उन्हें वो अपने देश रूस जल्द से जल्द वापस ले जाए। हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। रूस का दावा है कि उसने करीब 9 लाख शरणार्थियों को सीमा पार करवाया है। सवाल ये है कि आखिर पहले ही नाजुक दौर से गुजर रही दुनिया की अर्थव्यवस्था लाखों शरणार्थियों का बोझ आखिर कैसे उठा पाएगी? और रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब 54वें दिन में पहुंच गई है। दोनों सेनाओं की ओर से गोलीबारी अभी भी लगातार जारी है। कीव के आसपास से रूस के सैनिक भले ही लौट गए हों, लेकिन उन्होंने मारिउपोल, डोनेत्स्क, लुहांस्क जैसे शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। मारिउपोल का तो सबसे ज्यादा बुरा हाल है। वहीं खार्किव में भी ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। वहां के एक अधिकारी ने रूसी सेना के हमले में 5 लोगों की मौत का दावा किया। बताया गया कि रूस के सैनिकों ने खार्किव के सिटी सेंटर पर हमला किया है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। खार्किव के गवर्नर ने बताया कि पिछले 24 घंटों में रूसी सेना ने 23 बार गोलीबारी की है। और खार्किव में रूसी हमले में हुई यूक्रेन के लोगों की मौत पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने इन मौतों के लिए रूस की सेना और पुतिन को जिम्मेदार ठहराते हुए दुनिया भर से अपील की है कि वो इस जंग में यूक्रेन की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। Торкнулися конкретних напрямків можливої співпраці з Міжнародним валютним фондом як найближчим часом, так і в перспективі кількох років. Впевнений, що прогрес у наших відносинах з фондом буде відчутним. І я хочу подякувати